एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ कंजक्शन और हम कर रहे हैं कंप्लीट सिंटैक्स को। सिंटैक्स में हमने रूल ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव इन सबको कर लिया है कंप्लीट। हमने यूज ऑफ ए एंड द मीन्स आर्टिकल्स को भी कर लिया है कंप्लीट। उससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन सभी को कंप्लीट कर लिया है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हमने अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड करके पढ़ लिया और उस पर हम एक वन शॉट वीडियो भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने टॉपिक कर सकते हैं क्लियर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, किस तरह से वो एक सेंटेंस में एक्ट करता है, अब हम पढ़ने वाले हैं ये सब। वह शब्द जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप जान गए कि एक सेंटेंस में कंजक्शन का क्या काम होता है। दो शब्दों को या दो वाक्यों को एक साथ ऐड करने का काम होता है कंजक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में कंजक्शन की डेफिनेशन दी गई है, द वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह से वो सेंटेंस को जोड़ता है और किस तरह से दो वर्ड्स को जोड़ता है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, 2 and 2 make 4। तो 2 क्या है, एक वर्ड है, 2 क्या है, एक वर्ड है, और जो एंड है वो है हमारा कंजक्शन। ये इन दोनों वर्ड्स को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। आगे हमने पढ़ा रितु एंड पूजा आर सिस्टर्स। तो रितु हमारा नाउन है, वर्ड है एक, ये भी हमारा नाउन है, इन दोनों को एक साथ ऐड करने का काम एंड कर रहा है। आगे देखते हैं, शी कैन नॉट वॉक बिकॉज सी इज इल। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस हैं, सी इज इल, सी कैन नॉट वॉक, और ये हमारा कंजक्शन वर्ड है। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सेंटेंस हमारा ये है और एक सेंटेंस हमारा ये है, और सो क्या है, एक कंजक्शन है। दोनों वर्ड्स को दोनों सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है जो ऊपर वाक्य लिखे हुए हैं उसमें तिरछे शब्द क्या हैं, कंजक्शन है। कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लिखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये समान पद वाले दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ती हैं। ठीक है, दो समान पद वाले दो, अभी हम पढ़ेंगे सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एंड, एज वेल एज, सो, बट, यट, स्टिल, बोथ, आगे सभी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे। अदरवाइज, और, आइदर, नाइदर, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहले ही मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं एक वीडियो आपकी किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा वो सारी बता दूंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपके ग्रामर आने वाली हैं। ग्रामर पोर्शन में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़, आई थिंक मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू ही होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंजक्शन के कितने काइंड होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, दो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपने जान लिया है कि ये सब वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब आप आगे हम देखते हैं, सेकंड होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, इन पे मैं अलग से वीडियो आपको अपलोड करके बता दूंगी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये एक आश्रित उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ती हैं। वैसे आपको यहीं पर सारी कुछ चीज़ क्लियर होने वाली हैं, आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें, तो आपका टॉपिक डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर बताया कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये आश्रित उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं। तो पढ़ते हैं कैसे। मुख्य सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये होते हैं, कौन से होते हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं। दैट, बिकॉज, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, लीस्ट एंड लीस्ट,
अनलेस, ऑल्दो, ये सारे होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आप इन्हें सभी को ध्यान से पढ़ेंगे, इनसे अलग भी होते हैं, ठीक है। कुछ वर्क आप भी तो किया करें, आप उन्हें फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर आप नोट्स बनाएंगे और उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह से हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। यहाँ पर दिया गया है रूल नंबर 1, आल्दो के साथ हम यट या कोमा लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है, आल्दो यूज किया है, आल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। हमें एरर ही तो फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर हम इस तरह से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं या फिर हम इस तरह से यूज करते हैं, दो ही इज पुअर, हमने यहाँ पर कोमा का यूज किया है, ही इज ऑनेस्ट। हम इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखिए, यदि कोई क्लाउज इफ, व्हेन या एज सून एज से शुरू हो तो उसके बाद कोमा आता है, ठीक है। कैसे, इफ मनु वर्क्स हार्ड शी विल पास। तो यहाँ पर हमें यट लिखने की जरूरत नहीं है, बताया गया है इफ, व्हेन या एज सून एज से शुरू होने वाली कोई भी क्लाउज। क्लॉज का तो सबको पता होगा क्या होता है, क्लॉज एंड प्रेज, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है इफ से शुरू होने वाले, व्हेन से शुरू होने वाले और एज सुन एज से शुरू होने वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, क्लाउज होते हैं, उनमें हम कोमा का यूज करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने कोमा का यूज किया है। यहाँ पे बताया गया है रूल नंबर 3 में, लीस्ट के साथ शुड अवश्य आता है, ठीक है। याद रखने की जरूरत है, लीस्ट के साथ शुड अवश्य आता है। पूछा जा सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कि लीस्ट के साथ यूज होता है किसका, शुड का, वुड का, मे का, एक्सेट्रा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट के साथ शुड अवश्य आता है। लीस्ट का अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा न हो या कहीं ऐसा न हो जाए कि, ठीक है। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, वॉक केयरफुल्ली लीस्ट यू शुड फेल डाउन, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे देखिए, सेकंड सेंटेंस में कहा गया है मूव क्विकली लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए या तुम ट्रेन को मिस कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं रूल नंबर 4। कंजक्शन में इतने सारे रूल नहीं हैं, आपके बहुत ही इजी हैं और बहुत ही कम हैं, ध्यान से जरा पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 4 में कहा गया है कुछ कंजक्शंस सदैव जोड़े में यानी कि पेयर के रूप में आते हैं, इन शब्दों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इनको हमें एक साथ ही यूज करना होता है, ठीक है। कैसे, देखिए, बट एंड, ठीक, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सब एक साथ ही यूज होंगे। आइदर और, नाइदर, नो, नॉट, सच एज, ये हमेशा एक पेयर में ही यूज होती हैं। आगे देखते हैं, इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर, बोथ गीता एंड मीरा आर फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यहाँ पर हम बोथ और एंड का यूज करेंगे, यहाँ बीच में स्पेस दिया गया है तो यहाँ पर हमें यूज करना है इस नाउन को, ठीक है। तो बताया गया है बोथ गीता एंड मीरा आर फ्रेंड्स, दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ने का ये काम कर रहे हैं। फिर कहा गया है नॉट ओनली सुनील बट ऑल्सो मयंक केम टू मी। तो आपने देखा कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज एक पेयर में हुआ है, एक साथ हुआ है। आगे देखते हैं, रूल नंबर 5 कहता है कि बोथ का मीनिंग क्या होता है, बोथ का मीनिंग होता है दोनों, इसका प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंस में ही होता है, ठीक है। बोथ का यूज पॉजिटिव सेंस में ही होता है। मैं आपको कई बार बताती हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड स्पीकिंग में भी काम करती हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल ऐसा नहीं है कि आपको सिंटैक्स के एरर फाइंड आउट करने में ही काम आने वाले हैं, नहीं, ये आपको अदर सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन और स्पीकिंग में भी काम आने वाले हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताया कि बोथ का यूज केवल पॉजिटिव सेंस में ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। अब देखते हैं, नाइदर
दोनों में से कोई भी नहीं। इनका प्रयोग केवल नेगेटिव सेंस में ही होता है। ठीक है, तो बोथ का यूज पॉजिटिव सेंस में और नाइदर का यूज होता है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। बोथ निशा एंड हर फ्रेंड केम टू मी। ठीक है, निशा व उसकी सहेली दोनों मेरे पास आई, पॉजिटिव सेंस में हो रहा है। नाइदर निशा नॉर हर फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हमने नॉट का यूज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, नाइदर निशा नॉर हर फ्रेंड केम टू मी, न तो निशा और न ही उसकी सहेली यानी कि दोनों ही मेरे पास नहीं आई। आगे देखते हैं रूल नंबर 6 को। हार्डली एंड स्केर्सली, इसका मीनिंग होता है मुश्किल से। हार्डली या स्केर्सली के बाद व्हेन या बिफोर का प्रयोग करें, देन का नहीं करना है। ठीक है, हार्डली और स्केर्सली का मीनिंग आपको पता चल गया क्या होता है, मुश्किल से। हार्डली या स्केर्सली के बाद हमेशा हम व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं, देन का बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए किस तरह से लिखा गया है, ध्यान दें। यहाँ व्हेन का अर्थ कि तभी या तुरंत, ये मीनिंग आता है। ठीक है, देखते किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। वी हैड हार्डली रीच्ड द सिटी व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, किस तरह से हमने यूज किया, वी हैड हार्डली रीच्ड द सिटी व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पर हमने यूज किया है मतलब कि तभी या तुरंत क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। वी हैड हार्डली रीच्ड द सिटी, हम मुश्किल से ही कहाँ पहुंचे, सिटी, बिफोर इट बिगेन टू रेन। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। तो व्हेन का यूज किया जाता है या किया जाता है बिफोर का यूज। आई हैड स्केर्सली कंप्लीटेड माई वर्क देन रितु केम। ठीक, आई हैड स्केर्सली कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर रितु केम। यहाँ पर हम व्हेन और बिफोर का यूज इस तरह से करते हैं। आगे देखिए, नोट दिया गया है, एज सून एज का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, एज सून एज का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। नो सूनर का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में ही होता है। पास्ट टेंस के नो सूनर के लिए आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि उसका यूज हमेशा हम पास्ट टेंस में ही करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। एज सून एज वी सा ए टाइगर वी रैन अवे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एज सून एज को हमने यहाँ पर पास्ट में यूज किया है। नो सूनर डिड वी सा ए टाइगर देन ही रैन अवे, तो यहाँ पर हमने नो सूनर का प्रयोग केवल बताए गए कि पास्ट टेंस में ही करना है। एज सून एज रीतु फेल डाउन सी क्राइड आउट, नो सूनर डिड रीतु फेल डाउन देन ही क्राइड आउट। तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस भी देता है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है डिड का। तो ये आपको बात पता चल गई होगी बिना बताए, क्योंकि यहाँ पर नो सूनर का यूज हुआ है और उसके साथ हमने डिड का यूज किया है। आगे देखते हैं, एज इफ तथा एज दो का मीनिंग होता है मानो कि, जैसे कि। इसके पश्चात हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ग का प्रयोग वाक्य के अनुसार करते हैं। ठीक है, एज इफ तथा एज दो का मीनिंग होता है मानो कि, जैसे कि, और इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है या वर्ग का प्रयोग होता है किसके अनुसार, वाक्य के अनुसार। देखिए हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। रितु लुक्स एज इफ शी वर अ प्रिंसेस। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया है यहाँ पर वर्ग का। ठीक, ही वॉक्स एज इफ, एज दो का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ही वर लेम। सी लुक्स एज इफ सी सस्पेक्टेड मी, इट लुक्स एज इफ ही वेंट अवे। ठीक, तो यहाँ पर हमने जाना कि हम एज इफ या एज दो का मीनिंग क्या निकालते हैं और उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या हम वर्ग का प्रयोग करते हैं वाक्य के अनुसार। ठीक, हमने यहाँ पर सी के साथ वर्ग का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर विश की जा रही है, इच्छा की जा रही है। ये रूल मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब देखते हैं अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, इफ नॉट, यह दशा बताता है।
ठीक है, कंडीशन बताता है। अनटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं। टिल नॉट इसका मीनिंग होता है यह समय बताता है। ठीक है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अनलेस और अनटिल। अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, यानी कि हम इसे इफ नॉट भी कह सकते हैं, यह दशा बताता है। अनटिल जब तक नहीं। टिल नॉट यह हमेशा समय बताता है। ठीक है, ध्यान दें इसके साथ नोट का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इनके साथ हमें नोट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल। ठीक है, सी विल फेल अनलेस सी वर्क हार्ड। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। हमने इसे स्टार्टिंग में यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है कोमा का। ठीक है, अनटिल यू कम, फिर हमने देखा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है कोमा का। अगर हम इसको बीच में यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखते हैं, टिल का मीनिंग होता है जब तक। क्या होता है टिल का मीनिंग, जब तक। यह पॉजिटिव शब्द है। हमने यहाँ पढ़ा कि अनलेस और अनटिल जो है ये क्या है, ये नेगेटिव है, जबकि टिल क्या है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। वेट टिल शी केम्स बैक। यहाँ पर हिंदी मीनिंग भी लिखा गया है, जब तक वह वापस आए इंतजार करना। वेट हियर टिल सी डज नॉट केम बैक। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने इसके साथ टिल के साथ यूज़ किया है किसका, नोट का। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव की सेंस देता है, इसलिए। अभी हम देखते हैं कि सिंस का यूज़ कैसे होता है। सिंस का क्या अर्थ होता है, जब से। ठीक है, टाइमिंग के लिए होता है, निश्चित समय के लिए यूज़ होता है। ये आप स्टार्टिंग से इस टेंस में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश तो आपको पढ़ाया जाता है कि सिंस का यूज़ होता है एक निश्चित समय के लिए, यानी कि जब से। जब सिंस को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह दो वाक्यों यानी कि क्लाउजेस के बीच में आता है। ठीक है, देखिए किस तरह से क्लाउज फिर हम यूज़ करते हैं सिंस का, फिर क्लॉज का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होती है पहली क्लॉज और दूसरी होती है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये तो आपने टेंस में भी पढ़ा है। इसमें बताया गया है कि पहला जो हमारा क्लाउज होता है, सेंटेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और जो बाद वाला होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेते हैं। सिंस का यूज यहाँ पर किया गया है। 10 years have passed since my father died। ठीक है, मेरे पिताजी को गुजरे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं या हो चुके हैं। ठीक, तो टाइम दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है। 5 months have passed since we met। ठीक है, हमें मिले हुए 5 माह बीत चुके हैं। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड सिंस वी लेफ्ट द विलेज। जब से मैंने गांव छोड़ा मैंने उसे नहीं देखा। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, तो यहाँ पे थोड़ा ये मीनिंग गलत हो रहा है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड सिंस वी लेफ्ट द विलेज। आगे देखिए, आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज। जब से मैंने कॉलेज छोड़ा तो मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक निश्चित समय दिया जा रहा है, यहाँ पर एक कंजक्शन का काम ये कर रहा है। तो यहाँ पर बताया कि जब ये कंजक्शन का काम करता है सिंस, तो जो हमारा पहले वाला सेंटेंस होता है यानी कि ये जो क्लाउज है हमारी, ये बनेगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो दूसरी वाली क्लाउज है वो बनेगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ही बन रही है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। देखिए, बट इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बताया जा रहा है कि लेकिन ये भी सही है। कौन सा, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वर इन दिल्ली। तो ये भी हमारा सही है। इट इज़ 2 years सिंस आई गॉट जॉब। ठीक है, मुझे नौकरी मिले 2 साल हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि समय का बोध कराने वाले प्रथम क्लाउज में इट इज टाइम का प्रयोग भी खूब किया जाता है। इस तरह से भी इसका यूज बिल्कुल सही होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर
इट इज़ टाइम, फिर पीरियड ऑफ टाइम, आप जानते हैं ना सिंस और फॉर का यूज़। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम फॉर का यूज़, पीरियड ऑफ टाइम सिंस का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़, फिर उसके साथ हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, फिर करते हैं हम सिंस, और फिर करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़। किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट ही होगा क्योंकि पिछले बीते हुए समय की बात की जा रही है। इट इज़ अ मंथ सिंस माई कॉलेज स्टार्टेड, तो यहाँ पर हमने अपने सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है, जैसा कि ऊपर बताया जा रहा है कि पहले हम इट इज़ का यूज़ करेंगे, फिर पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे, फिर सिंस का यूज़ करेंगे, और फिर करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़। इट इज़ 3 days सिंस आई टुक फूड, मुझे खाना खाए 3 दिन हो गए हैं। इट इज़ अ ईयर सिंस आई मेट हर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कंजक्शन को। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, नो सूनर वी केम आउट इट बिगेन टू रेन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एरर को फाइंड आउट करना है, क्या यूज़ करना है। ऊपर बताया गया था ना कि नो सूनर का यूज़ हो रहा है, तब हमें क्या यूज़ करना है, देन का यूज़ करना है। नो सूनर डिड वी केम आउट देन इट बिगेन टू रेन, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना होता है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। व्हेन द रोबर सा द पुलिस देन दे रैन अवे, ठीक। व्हेन द रोबर सा द पुलिस, कोमा का यूज किया है व्हेन के साथ, ठीक है। याद आ गया होगा आपको रूल। तो यहाँ पर हमने कोमा का यूज किया है, दे रैन अवे। दो माई फादर इज वीक बट का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, या तो फिर हम यट का यूज करेंगे, बट ही कैन रन फास्ट। दो माई फादर इज वीक, फिर भी हम यहाँ पर अगर हम कोमा का यूज़ नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर यट का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 4 है, सी लुक्स एज इफ सी वर अ क्वीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है वर का। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 में क्या कहा गया है। बोथ, बोथ का बताया था ना मैंने आपको यूज़। बोथ सविता एंड पायल आर नॉट सिंगर, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, नाइदर सविता नोर पायल इज सिंगर, क्योंकि नॉट यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे नाइदर का। कहा गया है कि ना तो सविता और ना पायल, दोनों में से कोई भी सिंगर नहीं है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 को। वी शैल स्टे हियर अंटिल सी डज नॉट, देखिए यहाँ पर अंटिल का भी यूज हो रहा है और डज नॉट का भी यूज हो रहा है, नॉट का भी यूज हो रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। मैंने ऊपर बताया था आपको कि नेगेटिव की सेंस देता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, वी शैल स्टे हियर टिल सी रिटर्न, until she returned। सेंटेंस नंबर 7 में देखते हैं, इफ यू कॉल मी देन आई शैल कम टू यू, ठीक है। इफ यू कॉल मी, कोमा का यूज हुआ है, आई शैल कम टू यू, यहाँ पर हमें इफ के साथ देन का यूज नहीं करना है। तो आप और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, साथ ही आपको दी गई है इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज, इसको आप करके देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप इसे करते हुए कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई होप रूल्स ऑफ कंजक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपके टॉपिक धीरे धीरे हम सभी क्लियर कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो इस तरह से अपलोड करके बताऊंगी कि किस तरह से आप बोर्ड के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे, किस तरह से जो ग्रामर है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, किस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पुटअप किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उस पर मैं एक वीडियो आपको ज़रूर बना कर दूंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो सके। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को इस सीक्वेंस में कंप्लीट किया है,
ठीक है। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हम इसके साथ ही करें लिटरेचर के सारे टॉपिक क्लियर, मोस्टली चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन सभी को बहुत केयरफुली पढ़ें। आई होप आप अपने एग्ज़ाम में इससे बहुत बेटर कर पाओगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।